काम है। बाकी 4 नेशंस को आप देख के बताइएगा कि ये कौन-कौन से कंट्री है इसमें। ठीक है, सब आस-पास के ही कंट्री है। आप देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी इधर नहीं रुक रहे हैं। अब क्या है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, इस मौका पर एक वेबसाइट लॉन्च की है, nmvirtual.in। इसमें क्या है, इसमें मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या प्रचार कर रही है, प्रचार ये कर रही है कि ये जो हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बांधने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। तो एक टाइम में बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो था, वो इंडिया से लेकर के और बाकी जो आसपास के जितने कंट्री है, आप इवन अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे कंट्रियों में फैला हुआ था। तो हाँ, अब नहीं है वहाँ पर, लेकिन हाँ, कभी था। तो इंडिया का कहना है कि ये सारे के सारे कंट्रियों को जो जोड़ने वाला फोर्स है, दैट इज़ बुद्धिज़्म। और इसमें वर्चुअल टूर 3D फॉर्मेट में ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, नालंदा आर्ट और सारनाथ से गंधार आर्ट, ये सब जो है वो दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब अभी बीपीएससी के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओआईसी। ओआईसी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन आप देख ही पा रहे हैं कि ये इसका जो बाइंडिंग फोर्स है, दैट इज इस्लाम। तो इस्लाम का प्रमोशन, इस्लामिक कंट्रियों का आपसी यूनिटी, ये सब इसमें है। तो ये जो कंट्री है, इस ओआईसी का मीटिंग हुआ था अभी नाइजर में। तो नाइजर में जो मीटिंग हुआ, इस नाइजर की मीटिंग में इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया फॉर ह्यूमन राइट वॉलेशंस। ठीक है, ये नियामे नाइजर में बताते रहे। नाइजर और नाइजीरिया, दीज आर बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज। तो नाइजर में जो मीटिंग हुआ, इसमें इंडिया का ह्यूमन राइट वॉलेशन कश्मीर में जो हो रहा है उसको क्रिटिसाइज किया गया। नेचुरली इंडिया जो होगा वो बोलेगा कि यू हैव नो लोकस स्टैंडी ऑन दिस। आपका आपका काम का चीज नहीं है इस पे बात करना। तो इस आर्टिकल में कुल मिलाकर के एक बात को प्रेजेंट करने का राइटर कोशिश किया है कि ओआईसी के जो कुछ कंट्री है, उनसे हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अभी सऊदी अरबिया और यूएई से हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं। तो फिर चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग बता सकते हैं कि ओआईसी का कौन सा ऐसा 2 कंट्री है जो खास करके हमारे पीछे आजकल पड़ा हुआ है? एक तो आप लोग आराम से गेस कर लेंगे, बट दूसरा कंट्री जो है वो चाहे वो सीएए हो या फिर कश्मीर हो, हाथ उठाइएगा। कोई नहीं बोल रहा है। और एक अच्छा अच्छा बोलिए, ममता बोलिए। सर तुर्की। अच्छा, एक आंसर हो सकता है तुर्की, और भी एक आंसर तो होना था एक। हाँ ठीक है, हम तुर्की मान ले रहे हैं, बट और कुछ? सर मालदीव। अच्छा, कोई और बोलेगा? नहीं बोल रहा है कोई। तो ये जो है, ये यहाँ जो 2 कंट्री, तुर्की ठीक है, बट पाकिस्तान, मालदीव्स नहीं। मालदीव्स इज वेरी फ्रेंडली टू अस नाउ। ये जो 2 कंट्री है, दीज आर पाकिस्तान एंड मलेशिया। मलेशिया भी इसमें शामिल है।
तो हाँ, हम बता रहे थे कि काफी कंट्री ऐसे, अच्छा ये जो ओआईसी है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूएन के बाद ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 57 स्टेट्स है और कुछ कंट्री को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है, रसिया, थाईलैंड, इन लोगों को। तो कुछ और भी पुरानी पुरानी बातें हैं, जैसे 2018 में बांग्लादेश से सजेशन किया था कि दुनिया के 10% मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, तो इसको भी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए। तो ओआईसी में कौन से कंट्री है जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन खैर वो बात उसमें बना नहीं। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब फुल मेंबरशिप नहीं होता है। अच्छा, तो अब इंडिया जो बोलने लगा है कि आपका कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, तो एक कंट्रियां जो है जिसके साथ हम फ्रेंडली, वो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि हम लोग ओआईसी में जो बोलते हैं उसको आप इग्नोर कर दिया कीजिए, हमारा पर्सनल जो है वो वैसी बने रहेगा। तो इंडिया अभी इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग दिया है, ताकि ओआईसी में या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर अगर कोई प्लान कर रहा हो कि इंडिया के खिलाफ में रेजोल्यूशन लाया जाए, तो एक बार हेजिटेशन हो, ऐसा फील हो कि इंडिया जो होगा वो ओवर रिएक्ट कर देगा। तो ये मुद्दे हैं यहाँ पर। तो वो कारण है एक, जो हम बोल रहे थे कि कोई और ना बोल पाए और सोचे कि इंडिया ओवर रिएक्ट करेगा, तो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे भी हम लोगों को थोड़ा खतरा लग रहा है कि ये कुछ बोल सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर नावल एक्सरसाइज किए हैं सिटमैक्स, और इंडिया सिंगापुर का बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ सिमबैक्स। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रिपब्लिक डे होगा, ये रिपब्लिक डे में हमारे जो गेस्ट, चीफ गेस्ट जो बुलाए जाने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी बोरिस जॉनसन, पीएम ऑफ ब्रिटेन। तो सेलिब्रेशंस कैसे होंगे अभी क्लियर नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन, ये तो आप लोगों से पूछ ही सकते हैं, काफ़ी पढ़ा है आप लोगों को, तो आप लोग बता सकते हैं। एक्चुअली इसमें कंपेयर किया है कि यूएस प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है और इंडियन प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है, उसमें क्या फ़र्क है, क्या सिमिलरिटीज़ है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि यूएस प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है और इंडियन प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं। ये आप लोग पहले अगर अगर आपको बोलेंगे तो फिर पीछे पीछे हम भी कुछ कुछ उसी में ऐड कर देंगे। एक तो बहुत आसान सा गेस है, जब बोलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कैपिटल लाइफ सेंटेंसेस के लिए वो नहीं कर सकता। कौन? ये यूएस प्रेसिडेंट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और कोई गेस वर्क? नो गेस वर्क। एक तो बात, हाँ शाश्वत बोलिए। सर इसमें जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट मतलब जो पीएम है या कैबिनेट है उसका परमिशन मतलब एक तरह से पूछ करके करते हैं, वहां वाला प्रेसिडेंट अपना मन से कर सकता है क्योंकि वो तो इलेक्टेड है डायरेक्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। तो ये बात आपका एकदम सही है और यही हम सुनना भी चाह रहे थे। तो ये तो बहुत कॉमन बात है ना कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट का अपना उसका मन मर्जी होगा कि वो किसी को ये करे, किसी का पार्डन कर दे। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो उसको हमेशा कैबिनेट से पूछना पड़ेगा। दिस इज क्वाइट कॉमन। तो ये तो बात हो गई, एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहीं पे आ जाएगा। आगे देखते हैं। तो
ये जो है एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ठीक। और अब आते हैं हम लोग इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में कि इंडियन प्रेसिडेंट को जो पावर है, अब इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में आ गया, एक डिफरेंस आ गया। अब इंडियन प्रेसिडेंट कैसे पार्डन करता है कि जब कभी भी कोई सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई सेंटेंस, अच्छा पहले इसको हम थोड़ा सा सजा देते हैं बात को। बात यह है कि यूनियन, ध्यान से सुनिएगा आप, थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग अभी तक डिस्ट्रैक्ट था, अभी हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, अब हम कंसंट्रेटेड है यहाँ पे। तो यूनियन लॉ के अगेंस्ट में क्राइम हो तो वहां पे जो पार्डनिंग पावर है, और उस पार्डनिंग पावर में पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, ये सारे के सारे आते हैं। इस सबके अलग अलग मीनिंग है। क्षमादान की शक्ति में क्षमा के साथ में लघुकरण और कई सारी बातें होती है, कम्यूटेशन वगैरह है। तो बात ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट अगर यूनियन लॉ के अगेंस्ट में क्राइम है तो पार्डनिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में है। अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट में क्राइम है तो पार्डनिंग पावर जो है वो गवर्नर के पास में है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर क्राइम चाहे यूनियन के अगेंस्ट में हो और चाहे स्टेट के अगेंस्ट में हो, सॉरी स्टेट लॉ तोड़ा गया हो या यूनियन लॉ तोड़ा गया हो, अगर पनिशमेंट इज डेथ सेंटेंस, देन पार्डनिंग पावर लाइज विथ प्रेसिडेंट। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। चाहे वो यहाँ जमशेदपुर में दारू पीता हुआ पकड़ा गया हो, अगर 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 दारू बैन है तो, और उसको मौत का सजा हो गया हो, तो ये दारू का भले ये झारखंड का लॉ होगा, लेकिन चूंकि मौत का सजा है इसलिए पार्डनिंग पावर जो होगा प्रेसिडेंट के पास होगा, गवर्नर के पास नहीं होगा। पार्डनिंग पावर, देखिए कॉम्यूटेशन का पावर जो गवर्नर के पास होगा उसको कम उम कर दे, लेकिन पार्डनिंग पूरी तरह से जिसको बोलते हैं उसका सेंटेंस को खत्म कर देना, ये पावर जो होगा, ये पावर प्रेसिडेंट के पास ही होता है। तो SC has ruled that president has to act on the advice of council of minister while deciding mercy pleas। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि प्रेसिडेंट का नहीं है ये पावर जो है ये। तो कैसे एक्सरसाइज होता है, जब मान लीजिए कोई जैसे बिहार में कोई क्राइम हुआ जिसमें डेथ सेंटेंस है और बिहार का लॉ के अगेंस्ट में है, यही दारू वाला बात कर रहे हैं, वहां हम लेके चले गए कि वहां पर एक्चुअली ऐसे ही केस है। तो क्या होगा कि अगर मर्सी पिटीशन आता है तो ये होम मिनिस्ट्री को वो भेज देता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट से पार्डन मांगा जाता है तो होम मिनिस्ट्री के पास जाता है और कैबिनेट का एडवाइस आता है, और सॉरी होम मिनिस्ट्री के पास जाता है ताकि कैबिनेट उस पर विचार कर सके। अब होम मिनिस्ट्री क्या करती है, होम मिनिस्ट्री, आप थोड़ा सा समझा दे फिर से इस बात को। बिहार में क्राइम हुआ, फिर से समझ लीजिए, वहां पे बिहार का क्राइम में मौत का सजा मिला है, मौत का सजा मिला है। तो जो एक्यूज्ड है अब तो वो कल्प्रिट हो गया। तो जो कल्प्रिट है वो कल्प्रिट क्या करेगा, प्रेसिडेंट को पार्डन के लिए भेजेगा एप्लीकेशन। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो उसको कैबिनेट के पास भेज देगा, कैबिनेट मतलब सॉरी होम मिनिस्ट्री के पास। अब होम मिनिस्ट्री क्या करेगी, उसको स्टेट के पास भेजेगी, बिहार के पास। आप क्या बोलते हैं? तो बिहार सरकार भी अपना फीडबैक देगी और उसके बाद फाइनली जो कैबिनेट फैसला लेगी, उस कैबिनेट का फैसला को राष्ट्रपति को बता दिया जाएगा और वो उस फैसला के बेसिस पर ही काम करेगा। तो उसको डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। आप लोगों को, जिन लोगों को ज्यादा पढ़ाए है पॉलिटी बार बार, वो हम पूछना चाह रहे हैं, अगर आप लोग बता सकते हैं तो, कि क्या प्रेसिडेंट का थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन आ सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत मामूली सा कहीं पर हो सकता है, हो प्रेसिडेंट के पास हल्का सा पावर कुछ, जहां वो अपना डिस्क्रिशन का यूज कर ले। तो ये पार्डनिंग में हम पूरा प्रोसेस बता दिए, तो क्या थोड़ा बहुत पार्डनिंग पावर में उसका अपना डिस्क्रिशन है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी कई बार पूछा है, डिस्कस द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास तो थोड़ा ज्यादा है, प्रेसिडेंट के पास थोड़ा कम है। कोई बता सकते हैं क्या कि इसमें क्या डिस्क्रिशन आएगा? हाथ उठाइएगा पहले। बोलिए शाश्वत।
सर प्रेसिडेंट कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकता है परमिशन को। अच्छा, मान लेते हैं एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछ रहे थे कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ये होल्ड करना लिखा नहीं है, क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका वो ये प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकता है हल्का सा डिस्क्रिप्शन के लिए। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान पूछा है आप लोगों से। अच्छा ठीक है, नहीं याद आ रहे तो बता रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है वो एक बार फाइल लौटा सकता है, इट इज इन हिज डिस्क्रिप्शन। कैबिनेट से आया, नहीं फांसी का फांसी होगा, एक बार वापस कर सकता है। एक बार विचार करके बताइए फिर से, ये उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, इसमें कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो ये एक है। अब हम एक जानना चाह रहे हैं आप लोगों से बात कि हमको जानना आप लोगों से ये है कि ये दोनों ही बातें कि प्रेसिडेंट के एडवाइस पर काम करेगा। एक पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 प्रेसिडेंट के एडवाइस पर काम करेगा। पॉइंट नंबर 2 एक बार फाइल वापस कर सकेगा। ये दोनों ही बातें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये बाहर से आई है। आप लोग कोई बता सकते हैं कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिससे ये प्रोविजंस आए हैं? कौन सा या कौन कौन सा? हाँ पूजा बोलिए। सर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इससे क्या आया? उससे आया है कि सर वो एक बार लौटा सकता है फाइल को। और ये जो हम बोले कि प्रेसिडेंट कैबिनेट के एडवाइस पर ही काम करेगा, क्या ये भी कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ बोलिए। सर वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में था। ईयर बता दीजिए अब। सर 1976 और 42 का और उसका 1978 ठीक है 44 का। ठीक है, कंप्लीट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है आप लोग में से मैक्सिमम लोगों को ये सब पढ़ा हुआ चीज है, भले याद ना आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। ये जो आरटीआई वाला मुद्दा है ना, ये आरटीआई का मुद्दा ये बड़ा चक्कर है। आप लोगों को प्रैक्टिकल बात हम बता रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारा पास हुआ है, आपको बता चुके हैं। सीआईसी और ये सारी की सारी बातें आपको पता है। एक्चुअली ये ना बड़ा चक्कर है। चक्कर ये है ना कि आप जब जाएंगे ना डिपार्टमेंट्स वगैरह में, या फिर अगर आप एक्टिविस्ट बन जाएंगे, आप काम ही पकड़ेंगे, तो भी क्या होगा कि आरटीआई फाइल होगा। आरटीआई फाइल होने से क्या होता है, कई बार बहुत गड़े मुर्दे या फिर जो बातें छुपी हुई है उभर के सामने आती है। किसी की नौकरी पर खतरा मंडराने लगता है। तो आरटीआई फाइल करना कोई आसान काम नहीं है। ये जान पे खेल करके लोग फाइल करते हैं कई बार। और कई बार लोग, आप कभी आरटीआई फाइल करेंगे अपने डिपार्टमेंट में ही अगर कर देंगे, ऐसा कुछ होगा या कहीं पर भी, तो हो सकता है आपके घर 10 लोग पहुंच जाए समझाने के लिए कि वाला वापस ले लीजिए आरटीआई। तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये हुआ क्या है कि साकेत गोखले एक आरटी एक्टिविस्ट है, इसके घर पर अटैक हो गया। तो अटैक हो गया, क्यों अटैक हो गया? इसलिए अटैक हो गया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से कुछ आरटीआई मांगे थे। आरटीआई का यूज किए थे कुछ इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। तो हुआ ये कि वेबसाइट में इनका ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह डिस्प्ले हो गया। अब चूंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मांग रहे हैं, तो वहां पर भीड़ पहुंच गई इनका घर पर पत्थर फेंकने के लिए। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील किए हैं कि मेरा जो मोबाइल और या ईमेल आईडी है या एड्रेस है, उसको वेबसाइट से हटाया जाए। ये आरटीआई मेरा राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में है, और ये इससे मेरे ऊपर अटैक भी हुआ है। तो ये राइटर्स को डिस्कस किया है कि क्वेश्चन ये उठाया है कि इज एड्रेस प्राइवेट डेटा? मेरा एड्रेस का प्राइवेट डेटा है, चक्कर ये है। तो ये राइटर बोल रहा है कि ऐसा इंडिया में है नहीं। एक्चुअली बोला है कि पहले जब टेलीफोन जब लैंडलाइन होता था, तो बीएसएनएल एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाता था, जिसमें लोगों का एड्रेस और फ़ोन नंबर जो था उस टेलीफोन डायरेक्टरी में दिया रहता था। इसके अलावा राइटर बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट जो होता है वो डिजिटल होता है, और कोई भी चाहे तो उसे एक्सेस कर ले, जिसमें लोगों का एड्रेस होता है। तो ये राइटर बोल रहा है कि वन ऑफ की एक पर्सन को रिलीफ, हाईकोर्ट बोली कि हटा लीजिए एड्रेस इनका, तो
कि वन ऑफ रिलीफ जो है वो लीगल नहीं है, क्योंकि ये एड्रेस जो है वो एक्चुअली पब्लिक डोमेन में ही है। इसके अलावा ये और भी एग्जांपल दिया है, राजस्थान में जो बेनिफिशियरी है वेलफेयर स्कीम्स के, उनका सारा का सारा डेटा ऑनलाइन है, सारा का सारा डेटा ऑनलाइन है। तो इससे फायदा भी है। फायदा ये है कि अगर कोई ऑफिसर घोस्ट बेनिफिशियरी क्रिएट कर लेता है, झूठा पर्सन एक बनाता है और जिसका नाम का यूज करके और वो बेनिफिट ले रहा है किसी भी स्कीम का, तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में लोग चेक कर लेंगे कि ये है कौन, हमारा गांव का आदमी तो है ही नहीं एक्चुअली। तो फायदे हैं। तो ये राइटर बात उठाया है कि ये डेटा जो एड्रेस है, एड्रेस तो पब्लिक ही है, तो प्राइवेट उसको बहुत ही लिमिटेड केसेज हुए हैं जहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट का हरासमेंट का मामला हो, वहीं पर इसको प्राइवेट समझना चाहिए और उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये वाला आर्टिकल पढ़ाने से पहले एक चीज यहीं पे सजाना पड़ेगा हमको। आप लोगों से तब तक हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? हाथ उठाइएगा। हाँ पूजा बोलिए, बाकी लोग तो बिल्कुल शांति हो गए हैं, बोलिए। सर कॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज करेक्ट। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, सही बात है। हमको जानना ये है कि कोई ये भी बता सकता है कि, अच्छा वो छोड़िए, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है, ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में क्या किसी का परमिशन का जरूरत पड़ता है, और परमिशन का जरूरत पड़ता है तो किस हालत में पड़ता है, क्या कंडीशन है जिसमें पड़ता है? अनिमेश बोलिए। अटॉर्नी जनरल का परमिशन लगता है। क्या ये कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, कोर्ट अगर अपने से कंटेम्प्ट लेगी तो जरूरत नहीं है, और कोई थर्ड पर्सन फाइल करेगा तो अटॉर्नी जनरल का परमिशन लेना होगा। ठीक है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। आज इस आर्टिकल में एक नया बात निकला, आखिर ऐसा क्यों है कि अटॉर्नी जनरल का परमिशन लेना पड़ता है? तो उसके पीछे कारण ये है कि जब कोर्ट खुद सुओ मोटो नहीं ले रही है, रिपीट कर रहे हैं बात को, अगर कोर्ट सुओ मोटो नहीं ले रही है, तो सुओ मोटो नहीं ले रही है तो इसका मतलब कोर्ट को पता नहीं है मैटर तो कोई और लेकर के आएगा। तो अटॉर्नी जनरल से उम्मीद किया जाता है कि वो देख लेगा कि ये चार्जेस जो फ्रिवलस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोर्ट का टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए उस पर भरोसा किया जाता है कि ये बताएगा कि ये चार्जेस जो है ये सब्सटेंशियल है, तो इसलिए उसका परमिशन लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए थोड़े के लिए कि हाई कोर्ट कंटेम्प्ट लेती है, हाई कोर्ट, तो हमको आप लोगों से जानना है कि क्या उस केस में भी अटॉर्नी जनरल का परमिशन की जरूरत पड़ेगा? हाँ अनिमेश बोलिए। सुओ मोटो में तो नहीं पड़ेगा ना सर? और अगर सुओ मोटो नहीं हुआ तो पड़ेगा। कोई इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अच्छा आप ममता हाथ डाउन कीजिए, हमें एक दूसरा क्वेश्चन लोग सब पूछते हैं, ये लोग थोड़ा सुस्ती में है सब। हमको जानना यह है कि अटॉर्नी जनरल का पैरेलल
क्या अटॉर्नी जनरल स्टेट में भी होता है? ये पहला क्वेश्चन है, क्या अटॉर्नी जनरल स्टेट में भी होता है? बोलिए पूजा। सर उसके पैरेलल में एक सॉलिसिटर जनरल होता है, महाधिवक्ता। अच्छा, अभी हम बात करेंगे। कोई और भी बोल सकता है कुछ? चलिए, कुछ लोगों का हाथ उठा कम से कम मेरा इस क्वेश्चन पे। अनु बोलिए। सर एडवोकेट जनरल। अच्छा, आतुफा बोलिए। सर यही बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन का अभी आंसर कर दीजिए आप ही कि ये सॉलिसिटर जनरल को बोली, आपको पता है क्या है सॉलिसिटर जनरल? कोई बोला सॉलिसिटर जनरल? पूजा बोल रही थी। हाँ, नहीं याद आ रहा है सर। कोई बताएगा हमको सॉलिसिटर जनरल वो बोली वो क्या है? ऐसे हाँ, अनु और आतुफा दो लोगों से हम पूछे थे, आप लोग सही थे, जो बोले जितना बोले आप लोग सही बोले। पूजा क्या कि मिक्स कर दी। अनिमेश, गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये अटॉर्नी जनरल किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, अभी ममता अभी आपसे नहीं पूछ रहे हम, ये अनु सॉलिसिटर जनरल के बारे में जानती है क्या? नो सर। शाश्वत बोलिए। सही है, अटॉर्नी जनरल को मतलब ये क्या बोलते हैं, उसको असिस्ट करता होगा। दैट इज करेक्ट। चलिए, आ गया, पूरा का पूरा कहानी सामने आ गया। सॉलिसिटर जनरल एज जूनियर टू अटॉर्नी जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल का परमिशन आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो तो अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल का परमिशन का जरूरत पड़ेगा। अगर अटॉर्नी जनरल अवेलेबल नहीं है किसी कारण से तो वो तो डेलीगेशन है, वो सॉलिसिटर जनरल का भी चल जाता है। और अगर स्टेट में अगर हाई कोर्ट लेते हैं तो एडवोकेट जनरल का जरूरत पड़ेगा। अब हमको जानना ये है, हम लोग 3 पोस्ट के बारे में जान गए, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल। हमको जानना आप लोगों से ये है कि क्या ये तीनों पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है? अगर हाँ तो हाँ, और ना तो इसमें से कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल है? पूजा बोलिए। सर ये अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, सॉलिसिटर के बारे में शायद नहीं है। अच्छा, कंफर्म नहीं है। अच्छा, अनिमेश क्या बोल रहे हैं आप? सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल है, और एडवोकेट जनरल का आइडिया नहीं मेरे को। अच्छा, शाश्वत क्या बोल रहे हैं? सर अटॉर्नी और एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये ऐसा क्या था, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हाँ ठीक है, पूजा का और शाश्वत का आंसर सही आया, अनिमेश का गलत हो गया। तो अटॉर्नी एंड एडवोकेट आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सॉलिसिटर जनरल इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब इन दोनों के बारे में, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो बाकी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, एक और भी इन्फॉर्मेशन था इसमें, एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये था कि अगर कोई मान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो 1 ही महीना तक का उसके पास टाइम होता है कोर्ट के पास में कि प्रोसीडिंग्स, सॉरी 1 साल तक की प्रोसीडिंग शुरू कर सके। यानी ऐसा नहीं बहुत पुराना मुर्दा नहीं खोद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक हाई कोर्ट का फैसला आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, कि सरकार को बोला गया, अनिमेश क्या बोल रहे हैं? वो छूट गया था सर। अच्छा ठीक है, तो ये जो है हाई कोर्ट का एक फैसला आया है इसके केस में, उद्धव ठाकरे से रिलेटेड केस है। फैसला ये आया है कि सरकार को
सोशल मीडिया में जो पोस्ट आते हैं उसके लिए रिएक्ट करने का जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में अभी लोग ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्टेड है, तो सोशल मीडिया में ज़्यादा बातें होंगी और हर ट्वीट के पीछे पुलिस भेजने का कोई मतलब नहीं है। तो हाई कोर्ट का कहना था कि लेट द यंग एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस हाउएवर इनटेम्परेट, दोज इन पब्लिक ऑफिस इन डेमोक्रेसी मस्ट चिन अप क्रिटिसिज्म डे इन एंड डे आउट। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला जो आया है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा अलग टाइप का फैसला आया है कि ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को बर्दाश्त कर लेना चाहिए चाहे कि कैसा भी कमेंट हो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ये मुद्दा थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अलग तरीका से। ये मुद्दा ये है यह कि सबरीमाला टेम्पल में एंट्री का मसला 2 साल से चल रहा है बुरी तरह से। आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सबरीमाला में विमेन का एंट्री 10 to 50 के बीच में, सबरीमाला में 10 to 50 सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन शैल नॉट एंटर टेम्पल। क्यों? क्योंकि जो गॉड है अपैया, ये ब्रह्मचारी है, तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस पर कुछ फाइलिंग हुआ था केस कि ये जो मंदिर है वो इनइक्वलिटी है। क्वेश्चन ये उठा था कि क्या मंदिर स्टेट है, क्या डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? राज्य डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, क्या मंदिर भी नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकता? कई सारी बातें हुई थी। फाइनल डिसीजन ये आया कि औरतें घुसेंगी। बात हुआ कि डिसीजन तो आ गया, डिसीजन आ गया तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो उसको इम्प्लीमेंट कराई। मतलब पुलिस भेज करके लोगों, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो नेचुरली उसको इम्प्लीमेंट कराना था, कराई भी। लेकिन वहां पर जो हमारी बीजेपी और एफिलेटेड संगठन है बुरी तरह से आंदोलन किए कि परंपरा हम नहीं टूटने देंगे। तो एक रिव्यू पिटीशन आया सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू पिटीशन में आया था कुछ और, सुप्रीम कोर्ट बना ली उसको कुछ और बहुत सारा मामला को एक साथ क्लबिंग करके और उसको वो देख रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना फैसला था उस पर स्टे नहीं लगा था, मतलब कि औरतें घुसेंगी, स्टे नहीं लगा था। लेकिन जब आरएसएस और उसके एफिलिएटेड संगठन जब आंदोलन किए सबरीमाला में को लेकर के कि हम नहीं घुसने देंगे महिलाओं को, तो उसके बाद उसका जो इलेक्टोरल जो एडवांटेज है वो मतलब लेफ्ट को नुकसान हुआ कि वो जो पुलिस को लगा करके, फोर्स को लगा करके भी औरतों को ले गया। तो जल्दी ही सरकारें समझ जाती है बात को कि फायदा नहीं है सब करके। तो अभी जो उसका मैनेजमेंट है देवासम बोर्ड, वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग रहा है कि कौन कौन जाना चाहते हैं, उसमें वो विमेन को डिसअलाउ कर दिया है फिर से। मतलब कि वो एक तरफ सरकार उस पर कोशिश की थी कि औरतें घुस जाएं, लेकिन अब वो विमेन को डिसअलाउ कर दिया है कि उनका एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। तो कारण क्या है हम बता ही दिए। कारण एक बहुत बड़ा कारण है कि इलेक्टोरल जो है फायदे नहीं पहुंच, मतलब नुकसान होंगे अगर ये उनको घुसाने के लिए फिर अगर जिद करेंगे, फिर आंदोलन होंगे। तो लेकिन रिपीट कर रहे हैं बात कि सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना फैसला पर स्टे नहीं लगाई। तो कुणाल कामरा या और भी जो आप देख रहे हैं, रचिता तनेजा, इन लोगों के ऊपर में तो सुप्रीम कोर्ट ले लेती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुरंत। लेकिन केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में काम कर रही है और कहीं पर कोई भी बात नहीं है कि दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कितना सब कुछ सेलेक्टिव हो जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमरावती लैंड स्कैम आप लोग को याद होगा, कोई हमको बता दीजिए शॉर्ट में।
कोई नहीं बता रहा है। थोड़ा थोड़ा याद है सर। हाँ बोलिए, थोड़ा बोलिए। सर गवर्नमेंट के अंदर में न्यूज़ था कि कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनने वाला है अमरावती में, तो वहां पे जो गवर्नमेंट के इनसाइडर्स थे वो लोग जाके पहले ही खरीद लिए कम में, और जब न्यूज़ ब्रेकआउट हुआ लेमन को, तो फिर हाई प्राइसेस पे बेच दिए। हाँ कुछ ऐसा ही कहानी था। तो ये उस पर क्या हुआ था कि हाई कोर्ट जो थी वो इस न्यूज़ को कवर करने में रोक लगाई थी मीडिया को। सुप्रीम कोर्ट उस रोक को हटा ली है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट 43 चाइनीज मोबाइल ऐप को अभी हाल में बैन की है। कुल मिलाकर लगभग 250 ऐसे चाइनीज ऐप हो गए हैं जो बैन है। तो बेसिस क्या बोलती है सरकार? सरकार बोलती है दीज एप्स आर प्रेजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो चाइना बोल रहा है कि ये आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चाइनीज ऐप को टारगेट कर रहे हैं। बात भी सही है, लेकिन चाइना खुद ही देखा जाए तो सारा दुनिया से अलग उसका इंटरनेट चलता है। वहाँ गूगल नहीं चलता, वहाँ पर गूगल चलता है, लेकिन वहाँ पर ट्विटर नहीं चलता, वहाँ फेसबुक नहीं चलता। तो वहाँ पर वो तो उनका अपना ही दुनिया में रहते हैं वो लोग। तो सारा दुनिया को वहाँ रुकावट है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनको कहीं पे रुकावट हो। ये तो एक मुद्दा हो गया। अब राइटर बोल रहा है कि एक फायदा हो सकता है हम लोगों को इस बैन से कि हमारे जो देसी ऐप है उनको बूस्ट मिले, हो सकता है बूस्ट मिले। लेकिन ये फिर उठा रहा है मुद्दा कि हाँ ये भी सही है कि अगर हम लोग ऐप में लड़ाई शुरू करें तो ये लड़ाई कब बिजनेस में पहुंच जाएगा ये बोलना मुश्किल है। और चाइना को पूरी तरह से रिप्लेस करना ये लगभग अभी असंभव है। फिर ये एक और भी मुद्दा उठाया है कि अगर हम इस तरह से आर्बिट्रेरी मतलब जब मर्जी जिस ऐप को बैन करती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा बिजनेस में अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा। और ये लोग ऐसा हो सकता है कि ये लोग इंडिया में आने से डरे। तो बोल रहा है कि कुछ रूल्स होने चाहिए सॉलिड, जिसके बेसिस पर हम लोगों को बैन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तमिलनाडु जो है वो ऑनलाइन गेम पे बैन कर दिया है। तो ऑनलाइन गेम पे बैन करने के पीछे रीजन क्या है? ये लोग बोलते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स है, ये यंगस्टर्स इसमें उलझ जा रहे हैं और कई बार इसके चलते सुसाइड वगैरह भी जो है वो कर रहे हैं। तो पैसे का क्या? तो ऐसे जो ऑनलाइन गेम होते हैं दे आर मोस्टली फ्री, लेकिन किसी किसी गेम में कुछ कुछ खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है। और चूंकि यंगस्टर्स है तो कई बार पैसे नहीं होते हैं, तो वो पीयर प्रेशर होता है, खरीदो, नहीं खरीद पाते हैं, तो उनका भी अपना इशू है। खैर ये सारे के सारी बातें हैं और इस पे ऑनलाइन गेम को बैन किया गया है। अब ये बड़ा मतलब डिबेट करने लायक बात है कि ये किया जाए या नहीं किया जाए ऑनलाइन गेम को बैन। बच्चों का टाइम तो खराब होता है बेशक, लेकिन तब तो फिर क्रिकेट मैच का भी वही हाल है और टीवी सीरियल का भी वही हाल है। सोचना पड़ेगा इस बारे में हम लोगों को कि कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए। तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ये सब जो है इनमें लॉटरी सिस्टम चलता है। बाकी जगह में लॉटरी सिस्टम बंद है। तो लॉटरी को इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसमें किसी किसी गेम में कुछ प्राइज मनी होता है और प्राइज मनी का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो अब कुल मिलाकर के बात ये रहा, जस्ट शॉर्ट में बता रहे हैं, कुल मिला के बात ये रहा कि बैन करने के बाद कोई भी जो गेम का पार्टिसिपेंट है वो गेम खेल पाएगा, लेकिन मनी उसमें वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और न मनी उसको मिल पाएगा। तो मनी वाला जो बात है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट कास्ट सेंसस, कास्ट डेटा, कौन सा कास्ट कितना है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो कास्ट डेटा कलेक्शन करना चाहती है। क्यों करना चाहती है?
क्योंकि हमारे देश में देखिए रिजर्वेशन एक बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसके बारे में मतलब अच्छा और बुरा सोचना एंडलेस है। अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इंडिया में जिस तरह से ये अब काम कर रहा है, ये अब पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा-सा ग्लिमर ऑफ होप देती है। ग्लिमर ऑफ होप ये है कि वो बोलती है कि आप अगर रिजर्वेशन किसी कम्युनिटी को देते हैं, तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कोई कम्युनिटी को क्यों दिए? उनका कितना पॉपुलेशन है? उनका सरकारी नौकरी में कितना रिप्रेजेंटेशन है? उनमें सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कितना है? क्वांटिफाइबल। तो क्वांटिफाइबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। तो क्वांटिफाइबल डेटा दीजिए। तो क्वांटिफाइबल डेटा देंगे कहाँ से? अगर कास्ट का सेंसस नहीं होगा तो? हमारे यहाँ इंडिया में जो लास्ट कास्ट का सेंसस हुआ था, दैट इज इन 1931। 1931 का सेंसस पे सब कुछ चल रहा है। इसके बाद सरकार 2011 में भी कुछ डेटा कलेक्ट की है, लेकिन उस डेटा को सरकार किसी को दिखा नहीं रही है। उस डेटा को वो छुपा के रखी हुई है। तो खैर, तो तमिलनाडु में जो है 69% टोटल रिजर्वेशन है, एक कोर्ट में चैलेंज में है। तो 50% से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए था। खैर, तो ये सब बात को देखते हुए तमिलनाडु सरकार जो है ये कास्ट डेटा कलेक्ट करना चाहती है। कारण क्या है, वहां पर एक जाति है वनियार। वनियार कम्युनिटी आंदोलन की थी, तो उनके लिए एक अलग कोटा बनाया गया था, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस वनियार कम्युनिटी को डाला गया, लेकिन उसमें 100 से भी ज्यादा और भी कास्ट थे। तो वनियार कम्युनिटी का कहना था कि हम को ऐसा कैटेगरी में डाल दिया जहां पर कि पहले से ही बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कि कास्ट का जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन बहुत रैशनल नहीं है। आप कुल मिलाकर के देखेंगे बिहार यूपी में, तो हालांकि बिहार में 2 कैटेगरी जरूर है, लेकिन होता यही है अक्सर कि उसमें कुछ कास्ट जो होते हैं पूरा का पूरा पोस्ट लेके चल जाते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर बात करें तो बिहार में यादव जो ग्रुप है, ये बहुत रिजर्वेशन का डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा उठा लिया है। तो बाकी जो कास्ट है, नेचुरली उनको लगता है कि हमारे साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बायोटेररिज्म वाला पढ़ लीजिएगा, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ये सब तो बता ही चुके। चलिए क्वेश्चन क्यों ना पूछ ही लेते हैं। केवल आसान सा क्वेश्चन बता दीजिए कि टोटल कितनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं अभी? हाँ तूफा बोलिए। 34 कितना? 34 नेहा बोलिए। 24। हाँ 24। अनु बताइए, हर कमेटी में कितना होता है? आवाज नहीं आ रहा अनु, या फिर आप बोल नहीं रही हैं? अच्छा, क्या ये जो है 24, देयर आर 24 कमिटीज एंड 31 मेंबर ईच। तो इसमें से जो कमेटी है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ, ये बोलती है सरकार को बायो टेररिज्म से निपटने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये व्हाट इज बायो टेररिज्म, आप लोग बता सकते हैं क्या बायो टेररिज्म? हाथ उठाइए जिसको बोलना है बायो टेररिज्म। हाँ शाश्वत बोलिए। सर वायरस जो भेज देगा इंडिया में उस टाइप का। हाँ, बायो टेररिज्म ऐसा पॉसिबल है। तो कोई यही बता सकता है कि बायो टेररिज्म के लिए सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है बायो टेररिज्म के लिए अभी तक? हाँ निमेश बोलिए। एंथ्रैक्स। हाँ एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स का बहुत इस्तेमाल होता है। तो एंथ्रैक्स ही है, ठीक है। एंथ्रैक्स जो है वो मेनली कैटल का बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, बट ह्यूमन को भी होता है एंथ्रैक्स। तो चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग पंजाब और किसान। पंजाब और किसान में आर्टिकल्स भरे पड़े हुए थे, हमको बहुत मुश्किल से हम कुछ चुने कि जिसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। तो पहला मुद्दा हम ये उठा रहे हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ये जस्टिन ट्रूडो ये बोले कि
हम किसानों के साथ हैं, इसी तरह का कुछ, हम किसानों के साथ है, किसान का प्रोटेस्ट का राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट का, आंसू गैस का गोला और सब नहीं बरसाना चाहिए सब कुछ। तो अब नेचुरली इंडियन गवर्नमेंट तो रिएक्शन देगी कि मेरा आंतरिक मामला है, ठीक। हम लोग देशभक्ति के हिसाब से नहीं पढ़ा करते हैं, आंतरिक मामला है। थोड़ा सा अगर आप जजमेंट करेंगे तो रियलिटी में ना ये थॉट बहुत ही इसका कोई जान नहीं है। क्यों जान नहीं है? क्योंकि अफगानिस्तान में सिखों को मारा जा रहा है, तो हम तो बोलते हैं कि हम लेंगे, मारा जा रहा है। इस चक्कर हम बांग्लादेश से भी रिलेशनशिप भी खराब कर लिए। हम तिब्बत के लोगों को शरण दिए ही हुए हैं। इसके अलावा राइटर बुरहान मोदी के समय तो और भी ज्यादा। हमारा प्रधानमंत्री जा करके और वहां पर करता है हॉडी मोदी, और वो इस तरह से बात करता है जैसे कि ट्रंप को जिता देना है। यहाँ पर आकर के अब की बार ट्रंप सरकार, तो देखा जाए तो हम खुद ही दूसरे के घरों में घुस करके और कुछ करते रहते हैं। तो ये बोलना कि आंतरिक मामला है वो पचेगा नहीं किसी को। मतलब ये तो बहुत मतलब हाइपोक्रेसी टाइप का ये बात हो गया। फिर हमारी सरकार ये भी बोली कि ट्रेडो जो है मिसगाइड हो गए हैं, जो सबको बोल रहे हैं मिसगाइड हो गए हैं। और मिसगाइड हो जाना कोई अगर हो गया हो तो सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है। आश्चर्य का बात है, सरकार बोलती है फार्मर्स आर मिसगाइडेड, भ्रमित कर दिए गए हैं। तो भ्रमित कर दिए गए हैं जब सरकार का इतना बड़ा तंत्र लेकर के सरकार भ्रमित नहीं कर पा रही है या भ्रम को दूर नहीं कर पा रही है और छोटे छोटे लोग भ्रमित कर दे रहे हैं, तो सरकार का इफिशियंसी भी बहुत मतलब पता चलता है कि इफिशियंसी क्या है। तो ट्रेड आखिरकार बात उठता है कि अगर ट्रेडिव बोले ही तो क्यों बोले, उनको क्या मतलब था ऐसा बोलने का। इसके पीछे अब रीजन आते हैं हम लोग। रीजन ये है कि कनाडा में सिखों का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, वहाँ के सिटीजन है, वोट करते हैं। और उस चक्कर में पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था तो ट्रेडिव इलेक्शन के ठीक पहले इंडिया में आए थे और इंडिया में आकर के उनका बड़ा इंसल्ट टाइप का उनको किया गया था, क्योंकि वो उनसे मिनिस्टर लोग ज्यादा मिले नहीं, वो घूमते रहेगा ताजमहल इधर उधर। लेकिन घूमने का उनका पर्पस ही ये था कि वहां पर दिखा सके इंडियन लोगों को कि हम इंडिया में अच्छा जगह घूमे हैं, थोड़ा इंडिया को लेकर के वोट मिल जाए। तो वहां पर सिख डायस्पोरा जो है उसको वो अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है जो आप लोग को अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हम आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग इसको पढ़ करके समझ जाएंगे, क्योंकि हम एपीएमसी एमएसपी काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में। तो हमको नहीं लगता है कि इस पे रुकना चाहिए हम लोगों को। लेकिन आप लोग के हम रखे इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे डेटा हैं जो हम पहले नहीं बताए हैं, लेकिन आप समझ पाएंगे। एक जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि ये C2 कॉस्ट किसी को पता है क्या? ये C2 कॉस्ट क्या है? इसको थोड़ा नजर रखिएगा, बहुत पहले से न्यूज आ रहा है। तो हम C2 एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे अभी, हम पढ़े नहीं है, लेकिन हम कुछ बता देंगे जिससे आप लोग आइडिया हो जाएगा और आप लोग फिर आगे इसको बात बढ़ाएंगे। बोलिए ममता, बोलिए। हाँ सर, C2 जो लैंड का वो रेंट प्लस उसके बाद जो लेबर जो लोग यूज मतलब जो लोग घर के भी लोग जो काम कर रहे हैं वो और इंक्लूड किया जाता है उन लोगों को देने के लिए। और मतलब एग्रीकल्चर और कौन सा मेजरमेंट होता है इसके अलावा? सर A और L1 ऐसा कुछ होता है, पूरा एग्जैक्टली हमको अच्छा याद ठीक है, हमको भी नहीं याद है, लेकिन आप लोग को काम दे रहे हैं हम, आप लोग कहीं से ही पता कर लीजिएगा। ये C2 तो ठीक इसमें आया हुआ है। बात ये है ना कि थोड़ा सा हम समझा दे रहे बात को, बेसिक्स, और बाकी आप लोग उसमें काम कीजिएगा आगे। सोचिए ये मेरा जमीन है, ये जमीन में हम लोग घर के 6 मेंबर काम करते हैं। ये हमारा ही जमीन है और इसी में काम करते हैं। तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ा, इसके लिए अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। तो जैसे L1 है, मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। तो किसी में क्या होता है कि ये जो जमीन है, अगर हम इसमें खेती नहीं करते तो इससे हम दूसरा काम करके कितना कमा सकते थे, कुछ ऐसा मेजरमेंट होता है। तो ये जमीन का मतलब जितना आउटपुट मिलना चाहिए उसको एक कैलकुलेशन ले लेते हैं और उस बेसिस पे
अगर आप फिक्स, अच्छा जमीन का तो हो ही जाएगा, इसके अलावा क्या हो जाएगा, हम खरीदेंगे सीड्स, हम खरीदेंगे मैन्योर्स, ये सारा का सारा फर्टिलाइजर सब खरीदेंगे, तो उसका भी अपना कॉस्ट होगा। तो उसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर का कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। हम बोले जमीन का एक होना चाहिए कि जमीन मेरा है तो उसका रेंट के हिसाब से उसका कीमत निकाला जाना चाहिए, प्लस फर्टिलाइजर सीड्स इसका कीमत निकाला जाना चाहिए, प्लस जितना दिन लोग मेहनत किए उसका भी। तो किसी किसी में क्या है कि केवल किसी कैलकुलेशन में केवल सीड्स फर्टिलाइजर ये सब का ही को ही लेते हैं और ये बोलते हैं दिस इज कॉस्ट प्रोडक्शन। किसी कैलकुलेशन में तो सरकार क्या बोलेगी कि आपको दुगुना मिलना चाहिए इसका, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो एमएसपी जो होगा उसका डबल फिक्स करेगी। किसी कैलकुलेशन में क्या होता है, लैंड का कॉस्ट भी लिया जाता है, मतलब वो जो हम बोले रेंट का कॉस्ट उसको भी जोड़ देते हैं, तो कोई एक और मेजरमेंट हो जाता है। किसी कैलकुलेशन में हमको C2 जहां तक लग रहा है कि C2 में फर्टिलाइजर सीड्स का तो लिया ही लिया जाएगा, लैंड का भी लिया जाएगा, और प्लस लेबर 6 लोग काम कर रहे हैं तो पर डे मिनिमम कितना कमा लेते, तो उनका लेबर कॉस्ट भी जोड़ देंगे। ये सारा का सारा जोड़ करके और उस सरकार बोलती है कि हम इनपुट कॉस्ट का 50% बढ़ा करके एमएसपी फिक्स करेंगे। तो अगर C2 मेजरमेंट में रखेंगे तो वो एमएसपी ज्यादा बढ़ जाएगा, और L1 रखेंगे तो वो मेजरमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जैसे लेबर का कॉस्ट नहीं जोड़ा जाएगा। तो सरकार जो है इसमें एमएसपी फिक्स करते समय में अभी C2 को नहीं अपनाई अभी तक, तो वो मुद्दा इसमें उठाया है। दूसरा मुद्दा उठाया है कि सरकार को क्या ये पावर था कि वो कानून बना सके, तो इसमें आर्टिकल 246 का बात किया हुआ है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एंट्री 14 ऑफ स्टेट लिस्ट है, और मार्केट जो है वो एंट्री 28 ऑफ स्टेट लिस्ट है। तो ये स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर भी है, मार्केट भी है। तो फिर सेंटर के पास क्या है, सेंटर के पास एंट्री नंबर 42 है जिसमें इंटर स्टेट ट्रेड है, और क्या है एंट्री नंबर 33 इन कंकरेंट लिस्ट, उसमें फूड स्टफ का बात किया है कि फूड स्टफ, एडिबल ऑयल सीड एंड ऑयल। तो फूड स्टफ को लेकर के सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, तो ये फूड स्टफ वाला ये पावर को यूज की हुई है। तो ये राइटर डिस्कस करके निष्कर्ष निकाल रहा है कि सरकार जो है को यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर नहीं था कि फूड स्टफ का मार्केटिंग को वो रेगुलेट करती, लेकिन किसान का बेचने के बाद, किसान का बेचने के पहले नहीं। तो इसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा बता रहा है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि चलिए एक क्वेश्चन पूछेंगे, पंजाब का कैपिटल क्या है? इतना आसान क्वेश्चन। हाँ सना बोलिए। सर चंडीगढ़। अच्छा, और हरियाणा का? हरियाणा का भी वही है शायद। हाँ ठीक है, हाँ, पंजाब और हरियाणा का दोनों का ही कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। पंजाब का पुराना कैपिटल क्या था, हाथ उठाइएगा। आजादी से पहले पंजाब का पुराना कैपिटल, क्वेश्चन बदल दिया। अच्छा, हम इनमें से जो लोग नहीं बोले अभी तक उनसे किसी से पूछ रहे। मीरा, आजादी से पहले क्या कैपिटल था? सर क्या बोल रहे, आवाज थोड़ा ये हो रहा है, क्रैक हो रहा है। कि आजादी से पहले पंजाब का कैपिटल क्या था? याद नहीं है। अच्छा, अनु से पूछते हैं। अनु हाथ उठाई थी, बाद में शाश्वत के पास आएंगे। अनु आवाज नहीं आ रहा है, आप चैट में डालिए। नहीं आ रहा आवाज आपका। शाश्वत बोलिए आप तब तक।
लाहौर। हाँ ठीक है, लाहौर ही था। तो ठीक है, दोनों का आंसर सही था। तो ये जो है ये लाहौर था, और आज़ादी के बाद लाहौर तो चला गया। तो फिर क्या हुआ कि पंजाब की सरकार को नया कैपिटल बनाना था, तो वो एक बहुत ही अच्छा सीनिक ब्यूटी वाला जगह चुनी, दैट इज चंडीगढ़। तो उसको लाहौर को रिप्लेस करना था। तो ये 52 से लेकर के 66 तक 14 इयर्स तक ये पंजाब का कैपिटल रहा। 66 में हरियाणा बना। हरियाणा बना तो फिर हरियाणा जब तक अपना कैपिटल बना न ले तब तक इसको चंडीगढ़ ही इसका कैपिटल बनाया गया, और चंडीगढ़ जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो कई बार ये बातें उठी कि चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं किया गया। और अभी हरियाणा अभी हाल में स्टेटमेंट दिया है कि चंडीगढ़ को यूटी ही रहने दिया जाए और हम लोग दोनों का कैपिटल का ये हमेशा काम करे। तो पंजाब इस पर एग्री नहीं करेगा, इसलिए मुद्दा उठा हुआ है। अगला आगे बात करते हैं। ये नाम बदलने का पॉलिटिक्स, ये अब यही सब चल रहा है। मतलब कि काम को तो कुछ हो नहीं, नाम जो है वो बदलते रहना चाहिए हमेशा। तो हैदराबाद जो जगह है ये चलिए क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। हैदराबाद हमको जानना आप लोगों से है कि हैदराबाद को किस डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया? हैदराबाद ये पढ़ चुके हम लोग। वो डायनेस्टी कौन सा था जो हैदराबाद बनाया? अच्छा, ये जो था इट वाज नेहा बोलिए। सर कुतुबशाही डायनेस्टी। हाँ ठीक है, इट वाज कुतुब शाही डायनेस्टी। तो ये जो था एक कुतुब शाही लोग इसको बनाए थे, और ये हमारे होम मिनिस्टर गए वहां पे और बोले कि इसका नाम बदल के हम भाग्य लक्ष्मी टेम्पल कर देंगे। तो भाग्यनगर सर। हाँ, भाग्यनगर, भाग्य लक्ष्मी एक टेम्पल है वहां पर, उसी के नाम पर भाग्यनगर कर देंगे। तो इसमें ये डिस्कस किया है कि भाग्यनगर टेम्पल जो है कब का है, क्या क्या हुआ, पढ़िएगा समझिएगा। नाम बदलते रहेगा, सब काम इंडिया में हो चुका है, अब नाम बदलना है बस। सर अब तो नहीं ना चेंज होगा नाम, वहाँ गवर्नमेंट नहीं बना बीजेपी का तो। नहीं, वहां पे म्यूनिसिपैलिटी वाला में ये लोग काफी सीट लिया है। हाँ, गवर्नमेंट तो नहीं बना है, लेकिन सीट काफी लिया है लोग। जब बनेगा तो करेगा, हो सकता है। अब हम लोग का मेन मुद्दा यही इसी तरह का नेशनलिज्म आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम मिनिस्टर्स के बारे में बात किया हुआ है। बड़ा एक खतरा में इंडिया में कई लोगों को लगता है कि मुस्लिम लोग जो हैं वो इंडिया में हर जगह कब्जा करते जा रहे हैं। तो तरह तरह के जिहाद का वर्ड का नाम आते रहता है। तो खैर यहाँ इस आर्टिकल को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि मुस्लिम्स आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स। तो अभी इंडिया में जो पॉपुलेशन है, आप लोगों से पूछ रहे हैं हम, मुस्लिमों का पॉपुलेशन करीब करीब कितना होगा इंडिया में, पूरा इंडिया में? हाँ सना बोलिए। सर कुछ परसेंटेज में हमको याद था 14.4। ठीक है, राउंड अबाउट 14 to 15 के बीच में ही है। तो ठीक है, ये 14-15 के बीच में पॉपुलेशन है। अगर टॉप 10 स्टेट जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, केरल, बंगाल, असम अगर जोड़ देंगे तो उनमें 1/3 जो है वो पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो इसमें ये राइटर मतलब ये जो डेटा इंडियन एक्सप्रेस वाला निकाला है कि मुस्लिम लोग का रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है जहां पर इनका पॉपुलेशन 1/3 है 10 स्टेट को मिला करके। तो अभी बिहार में जो मिनिस्ट्री बना है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। ये पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो
टॉप 10 स्टेट का इसमें डेटा लिया है। थोड़ा स्पेलिंग का जो रहेगा ना, आप लोग केयर कीजिएगा। थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक हम कोशिश करते हैं कि ठीक कर दे, बट कहीं कहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी इंडियन एक्सप्रेस वाला लोग काफ़ी लिमिटेशंस लगा दिया है कॉपी करने में। मतलब इवन हम लोग सब्सक्राइब भी कर ले अगर, तो कॉपी करने नहीं दे रहा है, तो सब कुछ मतलब OCR से करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ऊपर पे भी थोड़ा मिस्टेक्स था सर। हाँ, होगा कहीं कहीं मिस्टेक। आप लोगों को थोड़ा मेहनत इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना OCR के थ्रू ही हो रहा है जो काम हो रहा है, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट नहीं हो रहा है। और राइट क्लिक डिसेबल्ड है सर। नहीं, आप कॉपी कीजिएगा और वो तो हम कंट्रोल C करके जैसे करेंगे ना, तो पेस्ट ही नहीं होता वहां पर, जो नया आर्टिकल जितना है। ओ तो फिर ठीक है सर। हाँ, तो फिर हमको उसको मतलब सब्सक्रिप्शन भी लिए तो उसको तो PDF देता है, और PDF भी उसका ऐसा बनाया है ना कि उस तरह से नहीं कॉपी होता है जैसे द हिंदू का PDF कॉपी हो जाए, वो उसमें सट जाएगा, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है उसमें, उससे ज़्यादा आसान लगता है कि उसको OCR से कर लिया जाए। अच्छा ठीक है, तो ये जो है ये बात कर रहे थे आगे हम लोग कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जहां पर ये पॉपुलेशन 33% है, वहां पर 55.7% ही, सॉरी 5.7% ही है। जबकि अगर 14 के बात करें अभी, आप देख लीजिएगा, एक मिनट हम पढ़ ही देते हैं। तो जहां पर BJP रूल्ड स्टेट है, वहां पर तो मुस्लिम मिनिस्टर केवल एक स्टेट में है, दैट इज UP, और 10 में से 4 में मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। जबकि 2014 से पहले हालत ऐसे नहीं थे। 2014 से पहले कल गुजरात एक ऐसा स्टेट था जहां पर कि कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं था। तो कुल मिलाकर के दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड, लेकिन मीडिया में और सोशल मीडिया पे कुछ और ही चलता है। तो हम कभी आएगा आर्टिकल तो यही बताएंगे कि इवन अगर आप जेल में भी देखेंगे तो जेल में दलितों का, SC ST और मुस्लिम्स, इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो उसके पीछे इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी कर लीजिए, बट जनरली मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक बायस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में अब यहाँ भी एक बहुत बड़ा एक इशू है। मतलब हर कम्युनिटी जो है अपना अपना सेल्फिशनेस के साथ काम करता है। तो अब जम्मू कश्मीर में आके बात करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पर एक रोशनी एक्ट बना था। रोशनी एक्ट क्या है, एकदम जिस्ट में जा रहे हैं कि सरकारी जमीन पर अगर कोई 90 से पहले कब्जा करके रखा था सरकारी जमीन पर, तो वो जमीन उसी को दे दिया जाएगा जिसका कब्जा था। ये रोशनी एक्ट था। उसके बदले में उसको कुछ प्राइस लिया जाएगा। जो प्राइस लिया जाएगा वो सरकार कैलकुलेट की थी कि टोटल 25,000 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे, 25,000 करोड़। और उसका इस्तेमाल जो होगा वो हाइड्रो पावर के लिए होगा। तो हाइड्रो पावर के लिए होगा, तो हाइड्रो पावर से बिजली बनेगा, तो इसलिए उसका नाम बना था रोशनी एक्ट। तो रोशनी एक्ट से जम्मू कश्मीर में जो इलीगल जो लोग कैप्चर करके रखे थे सरकारी जमीन को, उनको दे दिया जाना था। तो ये 1990 था पहले इसका कट ऑफ। 1990 का कट ऑफ को अगली सरकार आई तो 2004 कर दी, अगली सरकार आई तो 2007 कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ के बाद भी जो लोग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो लोग किसी भी तरीका से मैनिपुलेट कर लिए कि बाद में ही जमीन कब्जा कर लिए, दिखा दिए कि अरे मेरा तो कब्जा पहले से था। तो इसमें कई सारे ब्यूरोक्रेट्स और कई सारे पॉलिटिशियंस को जमीन जो है एलोकेट हुआ। कई सारे पॉलिटिशियंस और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को। तो ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए और उसको रेगुलेट करने में। तो एक और भी मुद्दा यहाँ पे था जो हम बात कर रहे थे। एक तो एक करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब सरकारी ऑफिसर और पॉलिटिशियन अपने जमीन लेने के लिए ये एक्ट बना दिए। दूसरा मुद्दा ये है कि ज्यादातर जो ट्रांसफर हुए वो जम्मू रीजन में हुए। क्यों?
क्योंकि जम्मू रीजन में जम्मू के हिंदू क्लेम कर रहे हैं कि उस समय की कश्मीरी सरकार जम्मू में मुस्लिमों को बसाने के लिए ये एक्ट पास की, ताकि वो जो मुस्लिम्स लोगों को कब्जा, मतलब देख अगर इनका बात माने तो कब्जा करवाई, और कब्जा करा के वो बाद में जमीन दे दी, ताकि पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे बढ़ जाए। तो हर कम्युनिटी जो है एक ही तरीका से अगर सोचेगा तो देश बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा, और वही हो रहा है। एक तरफ में अभी कश्मीरी बोल रहे हैं कि हमारा जमीन जो बिकना शुरू होगा तो हिंदू पॉपुलेशन को माइग्रेट किया जाएगा, और कश्मीर में हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, हम कम पड़ जाएंगे और हिंदू बढ़ जाएंगे। तो पहले ये मुस्लिम ग्रुप भी किया हुआ है, तो यही है पॉलिटिकल मुद्दा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कश्मीर में अभी हाल में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए। ये जो इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन में पार्टी सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता है, ये पंचायती राज के थ्रू होता है। पंचायती राज, तो चलिए आप लोगों से पूछेंगे कि पंचायती राज किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है। हाँ पूजा बोलिए। सर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 74th में क्या है? सर उसमें म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है ठीक सर। है, तो 70 तो अभी क्या है, पहली बार जम्मू कश्मीर में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूरी तरह से लगा उसके तहत में, और पूरी तरह से लगने के बाद उसमें इलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि पंचायत के इलेक्शन पहले नहीं होते थे, लेकिन अभी 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत में पहली बार ये हुआ है। इसमें जो वहाँ की पार्टियां, मेन स्ट्रीम पार्टियां भाग नहीं ली थी। पीपी ये आपका क्या नाम है, पीपीपी, ये पार्टी और एनसी, ये लोग, कांग्रेस, ये सब पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो ठीक है, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो भी गया, थोड़ा सा समझा दे रहा है, इलेक्शन हो भी गया, और इलेक्शन पार्टी सिंबल्स पे नहीं होता है, और जो मेन स्ट्रीम पार्टियां पार्टिसिपेट नहीं की, तो जो लोग पार्टिसिपेट किए, बीजेपी ऐसा सोच रही है कि इन लोगों को हम मिला जुला लेंगे, जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं, छोटे मोटे इंडिपेंडेंट्स है जो भी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, कश्मीर में एक अलायंस बना है, उस अलायंस का नाम क्या है? हाँ सना बोलिए। सर गुपकर अलायंस। गुपकार, ये गुपकार क्या है? वो जगह का नाम है वहाँ पे। जगह का नाम तो है, तो सही बात बोली, लेकिन जगह क्या है? अच्छा वो नहीं पता। हाँ बोलिए बोलिए। पॉलिटिशियन है वो, क्या नाम है उनका, उमर अब्दुल्ला या क्या, उनका घर है शायद वहाँ पे। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला का घर है यहाँ पर, तो इस एरिया में, तो ये गुपकार अलायंस है। गुपकार अलायंस, अब ये लोग तो इलेक्शन लड़े नहीं, थोड़ा समझ लीजिएगा, इलेक्शन लड़े नहीं। अब गुपकार अलायंस के साथ मिलकर के सीपीएम और कांग्रेस, ये लोग डिसाइड किया कि आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है वो हम लड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, आगे आने वाला विधानसभा का इलेक्शन जो हम लड़ेंगे। तो बीजेपी का सारा कैलकुलेशन उलट पलट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग जैसे पंचायती इलेक्शन को बैकआउट किए थे, अगर वैसे बैकआउट करते तो इनको ओपन फील्ड मिल जाता पूरा असेंबली इलेक्शन में, ये लोग जीतने का पूरा चांसेस बन जाता। तो अब मिलजुल करके अगर ये लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मतलब हेडेक हो जाता। तो बीजेपी जो है वो बहुत जबरदस्त वो एक कैंपेन शुरू की एंटी नेशनल, जैसा कि आपको पता है जो बीजेपी में नहीं है सब एंटी नेशनल है। तो वो कांग्रेस एंटी नेशनल है, गुपकार अलायंस के साथ मिल गई है, गुपकार अलायंस के साथ नहीं, गुपकार गैंग। तो आजकल एक गैंग चला हुआ है, पहले एक अवार्ड अप से गैंग हुआ करता था, उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग आया, फिर खान मार्केट गैंग आया, और अभी खालिस्तानी गैंग आया हुआ है। तो कई सारे गैंग है इंडिया में। तो ये अब एक गुपकार गैंग है। तो गुपकार गैंग ये कांग्रेस बताए कि गुपकार गैंग में शामिल हो गई है, देशद्रोही है। तो कांग्रेस क्यों? क्योंकि ये लोग अगर मिलकर इलेक्शन लड़ते तो बीजेपी का पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाता, नहीं लड़ते तो सबसे अच्छा था। तो खैर कांग्रेस पर असर पड़ा, क्योंकि पता है कि कश्मीर में पॉलिटिक्स तो करना नहीं है, करना तो नेशनल पॉलिटिक्स है, तो कहीं ऐसा ना हो कि देश में हारना शुरू हो जाए। तो फाइनली ये अलायंस से बाहर हो गया, जो कि बीजेपी चाह ही रही थी। लेकिन
प्रोपेगेंडा मशीनरी इतना अच्छा है कि जो पार्टी ये पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार तक बनाई थी, वो पार्टी देशभक्त है, और जो इलेक्शन साथ में मिलकर लड़ रही है वो पार्टी देशद्रोही है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब बातें आप प्रोपेगेंडा मशीनरी अच्छा होता है तो आप जनता को कुछ भी बता सकते हैं, जनता वही सुनेगी। वो ये नहीं सुनेगी कि पीडीपी के साथ बीजेपी सरकार बनाई थी, वो ये सुनेगी कि कांग्रेस इसके साथ मिली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मुद्दा है, अगला मुद्दा, लास्ट ही न्यूज चल रहा है मेरे ख्याल से, लास्ट न्यूज है। मुद्दे बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करते हैं समझने का। मुद्दा ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानिए व्हाट इज द वर्ड बाईगेमी। देखिए, बाईगेमी एंड पॉलीगेमी ये दो अलग अलग वर्ड होता है। दिस रिफर्स टू मल्टीपल मैरिजेज, बोथ रिफर्स टू मल्टीपल मैरिजेज, पॉलीगेमी एंड बाईगेमी। बाई मतलब दो होता है, तो दो शादी एक तरह से इसका मीनिंग हुआ। पॉलीगेमी काफी सारी शादियां, बट पॉलीगेमी इज नॉट इलीगल टेक्निकली। लीगल बात कर रहे हैं, समझ लीजिएगा बात को। पॉलीगेमी इज नॉट इलीगल, इट इज अ कल्चर। किसी कल्चर में पॉलीगेमी होता है। इफ पॉलीगेमी इज इलीगल, तो ये नहीं बोलते कि पॉलीगेमी इलीगल है, बोलते बाईगेमी इज इलीगल। बाईगेमी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर इलीगलिटी। पॉलीगेमी इलीगलिटी के लिए यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पॉलीगेमी लीगल अगर बात करेंगे तो लीगल में वर्ड बाईगेमी ही इस्तेमाल होगा अगर आपको इलीगल बताना है तो, और कल्चर में बात करेंगे तो उसको आप बोल दीजिए पॉलीगेमी। तो एक्चुअली मुस्लिम्स जो लॉ है, देखते हैं हम लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ 37 का शरीयत एप्लीकेशन 1937, इसमें मुस्लिम मेन को 4 शादी तक परमिशन है। दिस इज पॉलीगेमी नॉट बाईगेमी, अगर आप वर्ड में जाएंगे तो लिटरली, ठीक है। लेकिन ये जो है पॉलीगेमी, तो ये पॉलीगेमी है, बाईगेमी भी है लीगल सेंस में, बट इट इज नॉट इलीगल। बाईगेमी फॉर नॉट पॉलीगेमी, याद रखिएगा कि यहाँ पे पॉलीगेमी नहीं यूज करते हैं, हालांकि पॉलीगेमी ही है, लेकिन लीगल बात करेंगे तो बाईगेमी बोलते हैं। तो बाईगेमी इज नॉट इलीगल फॉर मुस्लिम कम्युनिटी एंड बाईगेमी इज इलीगल फॉर ऑल अदर कम्युनिटीज इन इंडिया। तो ये एक बड़ा जबरदस्त मुद्दा है जिसको लेकर के बातें उठती है। तो इनइक्वालिटी, पहला बात तो ये भी बता दे कि इसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा लाइट वे में बोल रहे हैं कि हिंदू मेल को, पर्टिकुलरली यंग अनमैरिड मेल को ऐसा लगता होगा कि 4 शादी करना कितना बढ़िया है, हम लोगों को नहीं मौका लगता है और उन लोगों को मौका लग जाता है। तो खैर ये तो अपने आप में, तो लाइट वे में बोल रहे बात, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इल्यूशन है। तो हाँ, तो क्या लॉ इक्वल होना चाहिए, मुद्दा उठता है यहाँ पे। एक बात तो निश्चित ही है कि दिस कस्टम इज डिमीनिंग टू वुमेन, ये अपने आप में कस्टम अच्छा नहीं है, ठीक। लेकिन बात है कि परंपराएं ऐसी चलती आ रही है, तो इसके ऊपर में अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है कि ये यही आर्टिकल 14 का मुद्दा उठाया हुआ है कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ जो है वो 2 कम्युनिटी के लिए अलग अलग अप्लाई होता है। तो एक बात तो सीधा सा बात है कि ये कस्टम नहीं होता तो अच्छा होता। ट्रिपल तलाक तो अभी हट ही गया है, तो ये बात है। अब बात आते हैं प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम मेन जो होते हैं वो 4 शादी करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है, बट स्टिल जो डिफरेंस जो है। अगला बात है आर्टिकल 14 का, कि आर्टिकल 14 और क्रिमिनल लॉ अलग अलग, अनिमे से क्वेश्चन पूछा था तो हम इसलिए थोड़ा और डिस्कस कर ले रहे हैं, हालांकि हम पूरा सर हम वो फ्रांस के रिस्पेक्ट में पूछे थे एक्चुअली। मैक्रोन वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि कोई भी रिलीजियन का ये सॉवरेन ये नेशन सॉवरेनिटी के ऊपर नहीं हो सकता कोई रिलीजियन, आप यहाँ रह रहे हो तो यहीं का मानना होगा, ऐसा बोल रहा था, तो वही हम पूछे थे बस। अच्छा, वो तो लॉ जब आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बट इंडिया में बहुत बड़ा डिबेट भी है, ये अपने आप में छोटा डिबेट नहीं है। तो
आएगा मैक्रोनाला भी आया है न्यूज, अभी हम उसको रेडी नहीं किए हैं, तो मैक्रोनाला आएगा तो हम उसमें बात कर लेंगे। और वो उसमें वो तो बात वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। बात जब इंडिया में आएगा तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब तक फंडामेंटल राइट हम आप लोगों को पढ़ा ना दे, जो लोग को नहीं पढ़ाए हैं, तब तक ये बात को हम पूरी तरह से क्लियर नहीं कर सकते। खैर, तो फंडामेंटल राइट में हम क्लियर कर देंगे, लेकिन हम दो चार बात यहाँ पे उठा दे रहे हैं कि एक बात कि वैसे मैरिज होते नहीं है, हाँ ऐसे कानून होने नहीं चाहिए। लेकिन अगर बात करें क्रिमिनल लॉ का, तो क्रिमिनल लॉ सारे इंडिया में अलग अलग होते हैं। इवन जैसे झारखंड में दारू पी सकते हैं और बिहार में नहीं पी सकते हैं, और दोनों जगह में अलग अलग सजा, मतलब एक जगह सजा नहीं होगी, एक जगह सजा होगा। तो ऐसा इक्वलिटी वाला कुछ बात है नहीं। अब बाकी बात रहा, एक बहुत बड़ा बात उठता है इंडिया में, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी शादी के जो लॉ होते हैं और जो इनहेरिटेंस के लॉ होते हैं, क्या वो बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। तो इंडिया में जो पोजीशन है, जो अभी तक चलता है कि सेम होने का जरूरत नहीं है। इवन इंडिया का जो लॉ कमीशन है वो भी बोलता है कि सेम होना जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सेम नहीं होता है। यूनिफॉर्म और सेम में वो लॉ कमीशन डिफरेंसेस किया है। तो हाँ, ये मुद्दा क्या है ना कि सेम करना आसान नहीं है। वो बात हम लोग आसानी से नहीं देख पाते। अपने अपने कम्युनिटी में लोग जब रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये वाला लागू हो जाने से सेम हो जाएगा, बट ये बड़ा डिफिकल्ट है सेम कर देना। जहाँ पे कोई ऐसी परंपराएं हैं, जो परंपराएं मॉडर्न जो थॉट्स है या मॉडर्न जो वैल्यूज है उसके अगेंस्ट में है, उसको तो जाना ही चाहिए। सीधा सा बात है, सती प्रथा गया, जाना ही चाहिए था। और भी अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जो मोरालिटी और हमारे जो वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट में जानी ही चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देंगे कि चूंकि ये मुद्दा हिंदू लोग ज्यादा उठाते हैं, इसलिए हम उस बात को ही उठा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए। आप इस्लाम में जब शादी होता है तो लड़की से पूछा जाता है कि आप लोग देखे होंगे, कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो ये कबूल है, ये पूछा जाता है, यानी कि ये इस बात को इंश्योर करने का एक सिस्टम है कि लड़की को मंजूर है। तो अगर ये हम यूनिफॉर्म बनाएंगे, तो क्या हम ये बात इस कोड में डालेंगे कि लड़की से पूछा जाएगा कि उसको मंजूर है कि नहीं है। अब हिंदू लोगों का बड़ा सेक्शन जो होगा वो उखड़ जाएगा कि बेटी तो गाय होती है, उसको तो जिसके हाथ में दे देंगे उसको जाना पड़ेगा, तो पूछने का क्या है। तो यूनिफॉर्मिटी आसान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो कस्टम ये है, बुरे कस्टम है, या जैसा हम बोले कि जो वैल्यू मॉडर्न वैल्यू के साथ नहीं फिट होते हैं, उनको जाना ही चाहिए। तो हाँ, किसी को कुछ पूछना है? आज का हम लोग का मुद्दा जो हुआ ये यहाँ पर मतलब टॉपिक्स खत्म हुए। किसी को कुछ पूछना है? ये यूट्यूब पे भी जाएगा सर वीडियो? हाँ, यूट्यूब पे जाएगा वीडियो। क्यों? नहीं, बाद में कभी रेफरेंस लेना हुआ इसीलिए। हाँ, जाएगा। हम इसको अपलोड करेंगे आज देखते हैं, कोशिश कर। हम तो स्ट्रीम करना ही चाह रहे थे, उसी में हमको लेट हो गया और कंप्यूटर हैंग कर गया, तो प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। तब तो अभी तक पहुंच गया होता वहां वो। तो हम लोग क्लोज करें, लगता है किसी को क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।